इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज नहीं रहे। मेवाती घराने के पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। वो 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांसें ली हैं। आपको बता दें, पंडित जसराज के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। 28 जनवरी 1930 को जन्मे पंडित जसराज को संगीत विरासत में मिली थी। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी 4 पीढ़ियां संगीत से जुड़ी हुई थी। 4 साल की उम्र में ही पंडित जसराज के सर से पिता का साया उठ गया। उनके पालन पोषण का दायित्व बड़े भाई पंडित मणिराम की देखरेख में हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें। देश के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, जिनकी उम्र 90 साल की थी, अमेरिका में उनका निधन हुआ है। शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से वो ताल्लुक रखते थे। पंडित जसराज को संगीत की शुरुआती शिक्षा उनके पिता पंडित मोतीराम ने दी। बाद में उनके भाई ने उनको तबला संगीतकार के रूप में प्रशिक्षित किया था। 14 साल की आयु में गायक के रूप में वो प्रशिक्षण उनका शुरू हुआ था। 22 साल की उम्र में उन्होंने गायक के रूप में अपना पहला स्टेज कॉन्सर्ट किया था। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। हरियाणा के हिसार से नाता रखने वाले जसराज ने मशहूर फिल्म निर्देशक की वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से विवाह भी किया था। तो ये तमाम जानकारियां हैं जो प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज के बारे में हम आपको दे रहे हैं। 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। संगीत जगत में इस समय शोक की लहर है। उन्होंने बड़ा योगदान संगीत के क्षेत्र में हिंदुस्तान को दिया। खासतौर पर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत को उन्होंने एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचाया। 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। यूपी में 1,58,000 के पार कोरोना के मामले। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,216 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामले 50,893 हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,186 नए मामले सामने आए और अब तक 1,04,808 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,376 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,515 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 69 मरीजों की मौत का मामला भी सामने आया है। पिछले 24 घंटे में कितने केसेस हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से 595 केसेस सामने आए हैं। कानपुर नगर में 429 केसेस हैं। साथ ही गाजियाबाद की बात करें तो 73 मामले गाजियाबाद से सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से 55 मामले सामने आए हैं। बनारस से आपको बता दें 198 और प्रयागराज में 144 मामले, बलिया से 154, मुरादाबाद में 105 और अयोध्या में 56 केसेस सामने आ चुके हैं। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स देने के लिए। प्रयागराज से फिलहाल आलोक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, अगर आज की बात करें तो 24 घंटे के भीतर 144 केसेस प्रयागराज में आए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, इस समय सृष्टि जो कोरोना की रिपोर्टें हैं वो तेजी से लोगों के पास आ रही है। एंटीजन चेक जब से प्रदेश सरकार ने किया है तब से लगातार चेकिंग हो रही है और लोग अपने अपने घरों से निकल कर जा रहे हैं। जिनको जरा से भी दिक्कत होती है वो चेकिंग के लिए पहुंच जाते हैं और इस वजह से जो रिपोर्टें हैं वो तेजी के साथ सामने आ रही है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो जिला प्रशासन इन लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा प्रयागराज में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ऑथराइज किया गया है जहाँ पे 200 बेड मौजूद है। इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। SRN हॉस्पिटल है, बेली हॉस्पिटल है, जिस वजह से जो पेशेंट है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको अच्छा इलाज मिल पा रहा है। तो प्रयागराज की स्थिति है वो काफी अच्छी है। इलाज के मामले को अगर ले लें आजकल फिलहाल जो सांसद रीता बोगला जोशी है उनके पति की रिपोर्ट निगेटिव थी, उसको किसी वजह से पॉजिटिव में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी किरकिरी प्रयागराज प्रशासन की हुई थी। उसके बाद से प्रशासन फिलहाल जो है वो काफी स्थिर है और चौकन्ने होकर जो जांचें हैं वो कर रहा है और जिस वजह से रिपोर्टें आ रही है। जी
ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर सावधानियों की बात कर लें अगर हम आलोक, तो सावधानियां कैसे वहां बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमने कल भी बातचीत की थी तो लॉकडाउन का उल्लंघन साफ तौर पर किया जा रहा था। प्रशासनिक स्तर पर भी उतनी देखरेख नहीं मुस्तैद थी जितनी होनी चाहिए थी। तो टेस्टिंग हो रही है, रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। लगातार अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो सीधे तौर पर वो यहाँ जा रहे हैं अपनी टेस्टिंग कराने के लिए। तो ये तमाम बातें तो बेहतर हैं। चलिए मैं आऊंगी आपके पास में आलोक के सभी सवालों के साथ में। सूरज हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सूरज, कानपुर में कितने मामले सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, विस्तार से बताइए। जी सृष्टि, आपको बता दें कि कानपुर में आज का अपडेट अभी तक तो नहीं आया, मगर कल की बात करें तो कल एक दिन में 463 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए थे, जिसके बाद पूरे कानपुर में ही हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कानपुर शहर की बात करें तो लगातार 300, 350 से 400 का आंकड़ा रोज पहुंच रहा है, जो काफी चिंता का विषय भी है। वहीं मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। लोगों की प्रतिदिन की बात करें तो 4 से 5 लोगों की मौतों की भी खबरें आ रही है। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पर कोरोना की महामारी एक तरफ फैली हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ लगातार बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार से कोई भी जो लोग हैं वो जी जी सूरज बोलिए, आवाज मिल रही है आपकी। चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एसके बाजपेयी भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से ये 24 घंटों का आंकड़ा हमारे पास में आया है कि 24 घंटे में कितने केसेस कहां पर बढ़े हैं। लखनऊ में 595 केसेस निकलकर सामने आए हैं 24 घंटे में। जाहिर तौर पर आंकड़ा कहीं ना कहीं ये घबराने वाला ही है। 500 से ज्यादा ऊपर सिर्फ 24 घंटे में केसेस हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम पिछले 2 सप्ताह पर नजर डालेंगे तो 700 से 800 का औसत है लगभग प्रतिदिन का। आज भी 600 केसेस हैं, 595 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में अब तक 7200 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जो लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि जी अगर हम डिस्चार्ज मरीजों की संख्या को देखेंगे तो वो 10,000 से ज्यादा है। तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर राजधानी लखनऊ में मरीज निकले हैं और उसी अनुपात में डिस्चार्ज भी हुए हैं। जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी 214 के करीब पे है। तो कहीं न कहीं मृत्यु की संख्या भी ठीक-ठाक लखनऊ में है। लगातार बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी, वो कोशिशें पूरी होती हुई नहीं दिख रही जी हैं। लेकिन एक थोड़ा राहत की बात जरूर आज के आंकड़े में आपने देखी होगी। अगर हम कुल आंकड़ों पर जाएँगे, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात करें या बाकी ऑल ओवर की हम बात करें तो 41 का आंकड़ा है, लेकिन जो डिस्चार्ज मरीजों का आंकड़ा है वो हाँ 4376 है। तो निश्चित तौर पर जो बाकी जो अमूमन अभी पिछले करीब 15 दिन के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा था कि जो डिस्चार्ज है उनका आंकड़ा ज्यादा हुआ हो और जो नए मरीज आए हैं उनका आंकड़ा कम हुआ हो। लेकिन आज ये जरूर हुआ है कि 200 मरीज करीब ज्यादा डिस्चार्ज हुए हैं जैसे कि नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। अगर हम पिछले जी 15 से 20 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं लगभग 4,045 के बीच में लगातार आंकड़ा ये चल रहा है, जो जरूर चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 1,04,000 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए जी हैं, लेकिन जो अभी भी एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में करीब 51,000 है, 50,000 बिल्कुल ठीक है। ज्यादा। एसके, मैं आऊंगी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कानपुर से सूरज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सूरज, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपका फोन कट गया था। जिस आपको बता दें कि कानपुर में आज का अभी कोरोना अपडेट नहीं आया, मगर कल की बात करें तो 463 कुल मामले कोरोना के आए थे, जिसके बाद से ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। लोग लगातार उसके बावजूद भी इससे सबक नहीं ले रहे हैं। बिना मास्क के और बिना ही किसी प्रकार की सुरक्षा के लोग घूम रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से नदारद नजर आ रही है। वहीं जी चेकिंग की बात करें तो कानपुर में लगातार छोटे छोटे पॉइंटों पर चेकिंग पॉइंट तो जरूर बना दिए गए हैं, मगर वहां पर जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना होता है, जो भी लोग चेकिंग कराने जाते हैं, जो मुश्किल से पर चेकिंग पॉइंट पर केवल 100 लोगों का चेकअप करेंगे, उसके बाद वो चेकअप नहीं करेंगे। ये काफी चिंता जी का विषय है। जिस तरीके से लगातार शहर में अभी की बात करें तो अभी कुल मामलों की बात की जाए तो 10,567 मामले कुल कानपुर में आ चुके हैं। वहीं 321 लोगों की अभी तक मौत की खबरें भी सामने आ चुकी है, तो काफी चिंता का विषय है। मगर इससे लोग जो है, आम जनता किसी भी प्रकार से कोई सबक नहीं ले रही है।
बिल्कुल ठीक है। जाहिर तौर पर सूरज, जिस तरीके से लापरवाहियां हैं, इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है कि कहीं ना कहीं केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी रेट बेहतर है। एसके हमारे साथ बने लगातार। एसके, आप रिकवरी रेट पर बात कर रहे थे। ये बेहतर परिस्थिति है कि लोगों का जो डिस्चार्ज होने का लेवल है वो ज्यादा है, लेकिन ये जो लापरवाहियां निकल कर आ रही हैं, अगर ये लूपहोल्स नहीं होते और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है अगर उसको बहुत सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या आम जनता ही क्यों ना हो, तो शायद आज ये आंकड़े इतने ज्यादा नहीं होते कि कहीं एक दिन में 500, कहीं 600, कहीं 400 केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही बात कही है कि अगर इन जो गाइडलाइन या जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, अगर उन निर्देशों का पूरी तरीके से फॉलो किया जाता तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो हम इसको भयावह कह सकते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से प्रतिदिन आंकड़े ना आ रहे हो। हालांकि अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो आगरा एक उदाहरण जरूर उत्तर प्रदेश के सामने है, जहां सबसे पहला केस उत्तर प्रदेश का आया और बड़े पैमाने पर संक्रमण वहां था। स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। चाहे वो हम सीएमओ की बात करें या जिलाधिकारी की बात करें, उनको बदला गया था। लेकिन अब जो आंकड़े वहां के हैं वो आंकड़े जरूर दूसरे जिलों को सीख निश्चित तौर पर दे रहे हैं और एक हम कहें कि आदर्श जरूर प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जब वहां संक्रमण था कैसे उनको निपटा गया, कैसे दिशा निर्देशों के तहत चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। हम वहां का अगर आंकड़ा देखेंगे दूसरे जिलों की अपेक्षा तो जरूर उसको हम बेहतर कह सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से जरूर नहीं खत्म है, लेकिन बाकी जिलों की अपेक्षा वहां पर स्थितियां जरूर बेहतर हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं खराब स्थिति है तो वो राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ के बाद राजधानी का पड़ोसी जिला है कानपुर, जहां पर स्थितियां सबसे ज्यादा खराब हैं। तो कहीं ना कहीं जहां सारे बड़े अफसर बैठते हैं, जहां सभी मुख्यालय मौजूद हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की बात करें या बाकी किसी विभाग की बात करें, चाहे वो पुलिस विभाग की बात हो, सारे मुख्यालय यही है। लेकिन बावजूद इसके राजधानी लखनऊ में स्थिति बद से बदतर है। जो चीजें हमको लॉकडाउन 1 के दौरान, लॉकडाउन 2 के दौरान दिखी थी, जब से अनलॉक शुरू हुआ है कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिख रही हैं। जैसा कि मेरे कानपुर के सहयोगी ने भी बताया कि जिस तरीके की लापरवाही जो हॉटस्पॉट जोन्स हैं या फिर जो टेस्टिंग करने की चीज है या जो टेस्टिंग जिनकी स्वैब ले लिया जा रहा है उनका जो रिपोर्ट आ रही है उसमें जो देरी हो रही है, ये बड़ी वजह है जिससे कहीं न कहीं संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम्स आता है और वो अपनी जांच कराता है तो अगर 24 घंटे से 36 घंटे तक उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में उसको ये नहीं पता होता है कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। ऐसी स्थिति में वो लगातार लोगों से मिल रहा होता है, उसके संपर्क में लोग आ रहे होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये बड़ी वजह है। अगर हम कंटेनमेंट जोन्स में देखेंगे तो जहां पहले लगातार ये कोशिश की जा रही कंटेनमेंट जोन से कोई बाहर ना निकले, किसी प्रकार का आवागमन ना हो, वहां पे जो भी चीजें हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको सरकारी माध्यमों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। जो सरकारी वाहन है वही सिर्फ वहां तक जा सकेंगे और जो भी ऐसे मरीज हैं उनको लगातार संपर्क में रखा जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभी जब चेकिंग की थी तो करीब 22 जिले ऐसे थे जहां पर बड़े पैमाने पर लापरवाही कोविड केयर सेंटर्स में पाई गई थी। वहां के जो कंट्रोल रूम थे वहां पे या तो जो नोडल अफसर है वो मौजूद नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। इसके हमारे साथ में गौतम बुद्ध नगर से ललित भी जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जनपद में जो आज कोरोना की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 55 नए लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद में जो टोटल है जनपद का 6544 पहुंच गया है। जो संख्या है जो जनपद में टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीज की वो 6544 है। उनमें से 43 मरीज ऐसे हैं जिनकी उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं जो 5691 मरीज ऐसे हैं जो उपचार के बाद में डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 810 मरीजों का अभी करंट में जनपद के अस्पतालों में जो यहाँ के अस्पताल जो उपचार प्रदान कराते हैं वहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो जनपद में लगातार जो देखने को मिल रहा था बीते दिनों की जो 100 से ऊपर का आंकड़ा था वो घट करके 50 के आसपास में आ गया। अब दिन जो डेली जो रिपोर्ट आती है रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 के आसपास मरीजों की रिपोर्ट यहाँ पर ठीक है। जाहिर तौर पर ललित, जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे थे कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी आई है जो एक बेहतर परिस्थिति है, लेकिन इसके साथ भी कहीं ना कहीं सावधानी जो बरतनी है वो बरतनी ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। ललित, इसके आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सुल्तानपुर से बड़ी खबर है जहां बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी को तलब किया गया। पार्टी आलाकमान ने तलब किया है देवमणि को विधानसभा में ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाने का नोटिस दिया गया था। 20 अगस्त से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र, सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक हैं देवमणि द्विवेदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक हैं देवमणि द्विवेदी, जिन्हें
तलब किया गया है। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी को तलब किया गया। आलाकमान की तरफ से पार्टी आलाकमान ने विधायक देवमणि को तलब किया है। विधानसभा में ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाने का नोटिस दिया था। 20 अगस्त से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। विधानसभा में ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाने का नोटिस दिया गया था। संतोष पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? विधायक को आलाकमान की तरफ से तलब किया गया। जी, आपको बताते चल रहा है कि जिस तरह से आज माननीय विधायक जी ने एक बात बोली कि उनको चिंता है यूपी में ब्राह्मणों की, उनको चिंता है ब्राह्मणों की कि कितने ब्राह्मण यहाँ पर अभी तक मृत्यु हुई है, कितने ब्राह्मणों को लहसुन दिया गया है, कितने। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया संतोष। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां डीएम अभिषेक प्रकाश ने निरीक्षण किया है कि जेएमयू में निर्माणाधीन नए 220 बेड के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। डीएम अभिषेक प्रकाश ने पहले और दूसरे फ्लोर का निरीक्षण किया है। डीएम ने 22 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कार्य पूरा होने के पश्चात निर्माण निगम को देना होगा कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र। लखनऊ से जहां इको गार्डन में 181 महिला हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जीवीके कंपनी के खिलाफ में 181 महिला हेल्पलाइन के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 13 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। जीवीके कंपनी ने 181 महिलाएं हेल्पलाइन कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाला गया। पहले भी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुकी हैं। सरकार के आश्वासन के बाद भी महिलाओं को उनका वेतन नहीं दिया गया है। महिला हेल्पलाइन में कार्यरत आयुषी ने वेतन न मिलने से दुखी होकर सुसाइड किया। नहीं सहेंगे अत्याचार, खत्म करते गैया गैया। कुशीनगर में बाढ़ के पानी का कोहराम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दौरा किया। बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। हमारे कार्य जनता के सामने है, सूर्य प्रताप शाही ने कहा। आपको बता दें, कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नारायणी बंधा के निरीक्षण के दौरान कहा कि 156 करोड़ की परियोजना अप्रैल महीने में स्वीकृत कर दी गई थी, जिसके बाद कोरोना वायरस ने देश के सभी क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला है। मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम समस्याओं से ऊपर उठकर बंधा बचाव कार्य में तेजी से कार्य किया गया। यही एकमात्र कारण है कि 4,36,000 क्यूसेक पानी का दबाव बंधा झेल चुका है और सारी परिस्थितियां अभी भी सामान्य हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी आपको दे दूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस कुशीनगर जनपद के बड़ी गंडक के किनारे, नारायणी के किनारे, पिछले वर्षों में जो हर साल भारी कटाव हुआ करते थे, उन कटाव को रोके जाने के लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम तैयार करी और उस योजना के अंतर्गत इस पर एक गंभीरता से काम शुरू कराया और उसके लिए 156 करोड़ रुपए के लागत से 16 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर इस साल अप्रैल महीने में ही काम शुरू कर दिया गया। कोविड-19 कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बावजूद भी काम शुरू किए जाने की वजह से इस साल बंधे पर कहीं कटाव नहीं हो पाया है और जो 50,000 की आबादी यहाँ से लेकर के सेवरही तक जलमग्न हो जाती थी और प्रभावित होती थी, दर्जनों गांव के लोगों की फसलें खराब होती थी, उनको रोके जाने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के असंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को इनाम से नवाजा है। परीक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को खुद मंत्री नंदगोपाल नंदी ने इनाम देते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मजहबी तालीम के साथ साथ विज्ञान, तकनीकी और आधुनिक विषयों की भी अच्छी जानकारी हो, जिससे वो समाज के मुख्य धारा में शामिल हो पाए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य के प्रति लगातार समर्पित रहेंगे और अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। अल्फाजों का लिबास पहनाता हूं, जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं। मंत्री
तो एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी सभी को सम्मानित करते हुए नजर आए। माननीय मंत्री जी ने का हौसला बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के हर दिल अजीज काबीना मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आज मौजूद हैं और सबब इतना खूबसूरत है। एक शेर पढ़ के सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं हम अमजद साहब का, कि ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ज़रा देखिएगा, बहुत ही प्यारा शेर है। जहाँ भी खरा पाओगे, जो शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इन्होंने अपने आप को सरबुलंदी तक ले जाने का काम किया है। माननीय मंत्री जी ने इनका हौसला बढ़ाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।